नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। खबरदार की शुरुआत हम अमरावती के उमेश कोल्हे मर्डर केस से करेंगे, क्योंकि 2 दिन पहले हमने आपको इस मामले की भनक तक नहीं दी, जबकि उमेश को नूपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट डालने पर 21 जून को ही मार डाला गया था। इस पूरे हत्याकांड में अब तक 7 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और ऐसा नहीं है कि इन लोगों को पता नहीं था कि ये लोग क्या करने जा रहे हैं। बाकायदा उमेश की हत्या की प्लानिंग की गई, उसके आने जाने के रूट पर नजर रखी गई, उसका पीछा किया गया, रेकी की गई और फिर मौका मिलने पर एक ही बार में उमेश को मार दिया गया। इस मामले में अब तक जिन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, सबसे पहले आइए हम उन्हीं से आपका परिचय करवाते हैं। यूसुफ खान, इरफान शेख, मुदस्सिर अहमद, शाहरुख बडान, शोएब खान, आतिब रशीद और अब्दुल तौफीक। ये वो 7 आरोपी हैं जिन्होंने उमेश कोल्हे को मारने के लिए पहले प्लानिंग की, फिर हत्या कर दी। यानी इन लोगों को न कानून का डर था, न इस बात का खौफ था कि इस वारदात का अंजाम क्या होगा। जिस रफ्तार और सोच के साथ अमरावती पुलिस कार्रवाई कर रही है, उसे देखते हुए ये समझा जा सकता है कि आखिर इनमें इतनी हिम्मत आई तो आई क्यों। 21 जून को मर्डर हुआ, गिरफ्तारी 10 दिन बाद हुई और वो भी तब जब दबाव बढ़ा। खैर, अब हम आपको उमेश कोल्हे मर्डर केस के खलनायकों के बारे में बताएं और उनके एक ऐसे दोस्त के बारे में भी बताएंगे जिसने उमेश के भरोसे पर खंजर मार दिया। उमेश कोल्हे की हत्या केवल एक व्यक्ति की हत्या नहीं है। यह हत्या समाज में डर बैठाने के लिए की गई थी। हत्या किए जाने की वजह नूपुर शर्मा का समर्थन तो था ही, यह समाज को सबक देने की कोशिश थी कि पैगंबर के अपमान की सजा सिर तन से जुदा। उमेश की हत्या में 7 लोग शामिल थे। किसी ने रेकी की, किसी ने प्लानिंग, किसी ने पीछा किया तो किसी ने चाकू से हत्या की। सब कुछ एक खास योजना के तहत किया गया। यह हत्या भावनाओं के उठे ज्वार में की गई हत्या नहीं थी। यह ठंडे दिमाग से सोची समझी साजिश के तहत की गई हत्या थी। उमेश की हत्या में शामिल 7 लोगों का काला चिट्ठा आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको इन हत्यारों की मानसिक विकृति के दर्शन करवाते हैं। ये एक सोशल मीडिया पोस्ट है जिसमें काले कुर्ते में शोएब खान दिख रहा है, नीले कुर्ते में आतिब रशीद। इस वीडियो में दोनों के तेवर देखिए। ये भौकाल दिखाने की कोशिश है। भौकाल तो समझते ही होंगे आप। शोएब खान वो आदमी है जिसने चाकू से उमेश कोल्हे पर सबसे पहला वार किया। काला चश्मा लगाए वो जिस आदमी के कॉलर को पूरे टशन में खड़ा कर रहा है, उसका नाम है आतिब रशीद। कोल्हे की हत्या में यह आदमी भी शामिल है। आतिब के तेवर देखिए। छोटी सी म्यान से चाकू निकालकर न जाने किसको किस तरह का संदेश दे रहा है, लेकिन इस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर ये अपना खौफ बढ़ाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। आरोपियों का मकसद बिल्कुल साफ था, उमेश कोल्हे की इस तरह से हत्या करना ताकि न सिर्फ उनकी मौत हो जाए बल्कि दूसरे लोगों में भी उनकी कट्टरता का संदेश जाए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक जो जख्म उमेश कोल्हे को चाकू के हमले के बाद हुआ था वो 5 इंच चौड़ा, 7 इंच लंबा और 5 इंच गहरा था, यानी बचने की कोई उम्मीद नहीं। उमेश की हत्या के मामले में अब तक 7 लोग गिरफ्तार हुए, जिसमें इरफान शेख को इस वारदात का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। इरफान शेख वो आदमी है जिसने उमेश को मारने का पूरा प्लान बनाया, फिर इस प्लान को लागू करने के लिए लोगों को अपने साथ जोड़ा। हालांकि इस मामले में इरफान की एंट्री डॉक्टर यूसुफ खान नाम के एक आरोपी के बाद हुई है, जिसका इसमें सबसे अहम रोल था। दरअसल यूसुफ खान ब्लैक फ्रीडम नाम के व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर था। ब्लैक फ्रीडम ग्रुप में उमेश ने नूपुर शर्मा के समर्थन वाली पोस्ट शेयर की थी। यूसुफ खान ने उमेश की इस पोस्ट को व्हाट्सएप के एक दूसरे ग्रुप रहबरिया में डाल दिया। यही नहीं, यूसुफ ने व्यक्तिगत तौर पर भी कई लोगों को यह पोस्ट फॉरवर्ड की, जिससे उमेश के खिलाफ माहौल तैयार हो गया। इस रहबरिया ग्रुप में इरफान शेख और हत्या में शामिल बाकी लोग थे। उमेश की पोस्ट जब यूसुफ ने रहबरिया ग्रुप में डाली तो इरफान शेख ने इसको लेकर एक मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में उमेश की हत्या की प्लानिंग हुई। यानी उमेश कोल्हे की हत्या की पटकथा तभी लिखी जाने लगी थी जब यूसुफ खान ने उमेश की पोस्ट कट्टर इस्लाम के अनुयायियों के ग्रुप में पहुंचाई। आपको जानकर हैरानी होगी कि यूसुफ खान उमेश कोल्हे का अच्छा दोस्त था, और इससे भी बड़ी हैरानी की बात यह है कि वो उमेश कोल्हे के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ था। उमेश और यूसुफ की दोस्ती ऐसी थी कि यूसुफ को उमेश ने 1 लाख रुपए से ज्यादा का कर्ज दिया हुआ था।
यूसुफ की बहन की शादी में उमेश ने पैसे से मदद की। यूसुफ के बच्चे के एडमिशन में भी उमेश ने मदद की थी। लेकिन धर्म के खिलाफ एक सोशल मीडिया पोस्ट डाल देने से यूसुफ ने अपने दोस्त और मददगार का ही मर्डर करवा दिया। कर्ज की वजह से ही पुलिस इस केस को दूसरे एंगल से जांच करके निपटाना चाहती थी, लेकिन जब दबाव बढ़ा तो कई एंगल से जांच शुरू हुई। इसके बाद जो खुलासा हुआ उसने महाराष्ट्र ही नहीं देश को भी चौंकाया। धनंजय सांबले के साथ पंकज खेलकर, अमरावती, आज तक। उमेश कोल्हे के मर्डर केस में हमने उमेश के भाई महेश से बात की। महेश ने इस मामले में कई सारे खुलासे किए। उन्होंने जानकारी दी कि यूसुफ खान उमेश का बहुत अच्छा दोस्त था। वेटनरी डॉक्टर यूसुफ खान ने ही उमेश के मर्डर की कहानी शुरू की थी। महेश ने अपने भाई उमेश के मर्डर केस से जुड़े कई और खुलासे किए। आइए हम आपको उनसे हुई हमारी पूरी बातचीत दिखाते हैं। जी महेश जी, बताइए कि जो बताया जा रहा है कि घटना हुई है, लेकिन उमेश का स्वभाव और जिस प्रकार से वो काम करते थे, मेडिकल स्टोर कब से शुरू किया, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। ये मेडिकल स्टोर्स 1998 से स्टार्ट किया है, करीब 24 साल हो गए। भैया बेसिकली एक सॉफ्ट स्पोकन करके ही पर्सन पहचाने जाते हैं, जो हमेशा किसी से भी झगड़ा या क्या आवाज चढ़ा के भी कभी उन्होंने किसी से बात नहीं की, या किसी ने अगर बात चढ़ा के की भी, आवाज जैसे चढ़ा के बात की तो भी वो भी सॉफ्ट बात करते थे। और खासियत ये थी कि अगर मॉर्निंग में आप 8 बजे जाते हैं तो भी आपको स्माइली फेस मिलेगा, और आपको आप 10 बजे भी जाएंगे तो भी आपको स्माइली फेस मिलेगा। तो ये हमेशा कई लोग हमें पूछते थे कि रात को 10 बजे तक के ये आदमी कैसे क्या इतना स्माइली फेस रख सकता है करके, क्योंकि दिन भर के काम से बहुत बार ये होता है कि हम रात को थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाते हैं, लेकिन उसका ऐसा नहीं था। वो बहुत सॉफ्ट स्पोकन और सॉफ्ट नेचर का आदमी था। हमें ऐसा लग रहा था कि कोई और पर्सन को मारना चाहते थे और गलती से गलतफहमी हो गई, आइडेंटिफिकेशन में गलती हो गई और भैया को मार दिया। लेकिन जब पुलिस ने बताया कि नहीं ये ऐसा मामला नहीं है, ये रेकी वाला मामला है, तो रेकी करके, तो फिर हम परेशान थे कि भाई रेकी करके इतना सब तैयारी करके मारने लायक भैया तो मुझे नहीं लगता किसी के साथ में इतना कभी झगड़ा भी नहीं, कभी झगड़ा नहीं हुआ है। आज तक के रिकॉर्ड है कि 24 साल में कभी उनका किसी के साथ में झगड़ा भी नहीं हुआ है। ये रेकी का जो मामला आया है, कई दिनों से ये लोग उसकी रेकी कर रहे थे, उसका आना जाने का टाइम ये सब देख रहे थे। वो तो उसको भी मालूम नहीं था, क्योंकि देखिए हम एक आम इंसान है, हम तो जिंदगी जीते हैं, तो हम कभी ये देखते नहीं कि हमारा कोई पीछा कर रहा है या हमें कोई देख रहा है या हमारे ऊपर ध्यान रख रहा है, क्योंकि जरूरी नहीं ना। हमारे किसी के साथ में अनबन नहीं हुए, हमने किसी को कुछ नहीं बोला है, हमने किसी के साथ में कुछ नहीं किया है, तो हम ये सोच भी नहीं सकते ना कि हमारी कोई रेकी भी कर सकता है करके। ये जो लोग हैं व्हाट्सएप ग्रुप में आपके भाई के साथ जुड़े हुए थे, उसके बारे में कभी चर्चा होती थी? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। क्योंकि देखिए कोई चीज इंटेंशनली करे तो आदमी बात भी कर सकता है, लेकिन कैसा है कि कोई आपके पास में मैसेज आया, अभी देखिए हर किसी को आदत है ये कि कुछ मैसेज आए फॉरवर्ड कर दिए, वो हो सकता है जोक्स हो, कुछ और टाइप के हो, कुछ जानकारी के हो, तो इसी टाइप में ऐसे ही ये उसके एक ये थी कि भाई भेज दिए किसी को, और उस ग्रुप में कोई और इंसान है वो अपना ऐसा कुछ कर सकता है, इतनी सोच ही नहीं थी उसके पीछे। इसमें का जो एक शख्स है यूनुस या कोई डॉक्टर है, तो वो भी वेटनरी है या उसने कुछ कोर्स किया हुआ, ऐसी भी जानकारी सामने आ रही, तो उसका भाई के साथ ज्यादा बातचीत होती थी? हाँ, काफी अच्छा दोस्त था भैया का, और बहुत बार आना जाना था, ये था। इनफैक्ट भैया उनके घर पे भी जाते थे, वो बहुत कम उसको टाइम मिलता था कि किसी के घर पे जाए, लेकिन जैसे उनके घर पे भी भैया जाते थे और उनसे काफी आना जाना था उनका दुकान में। लेकिन पिछले 2 साल से उनका हमारे दुकान में आना बंद हो गया था। हाँ। तो किसी झगड़े की वजह से? नहीं, झगड़े की वजह से नहीं। कैसा है, एक दुकान था तो वो वहीं पे जाते थे और वहीं से सब लेते थे, तो हमें उनसे पैसा भी लेना था, तो पता नहीं बाद में उनका हमारे यहाँ पे आना क्यों बंद हो गया। ये बताइए कि इसके अंदर जब ये घटना घटी और अचानक आपका परिवार वहां से गुजर रहा था, भाई पर अटैक हो गया, उस वक्त ये जो लोग वहां पे थे, हत्या करने वाले या अटैक करने वाले, वो लोग कुछ बात किए, बोले कुछ? नहीं, उन्होंने आपस में कोई बात नहीं की, क्योंकि ये कैसा है, ये 1 मिनट में सब हो चुका था, ये ज्यादा कुछ टाइम वाला मामला नहीं था, ये 1 मिनट में घटना हो चुकी थी। आए, चाकू खोपा और भाग गए। तो उन्होंने बुलाया होगा, रोका होगा, ऐसा कुछ नहीं। कैसा है, गाड़ी जा रही थी तो वो अंधेरे में थे, तो अंधेरे में उन्होंने शायद गाड़ी की स्पीड कम कर दी और स्पीड कम करके वो चलती गाड़ी में उन्होंने अपना काम कर लिया। और आपकी जो भाभी थी साथ में, उन्होंने क्या कहा? नहीं, मेरी बहू थी और भतीजा था, वो उनके पीछे ही थे, लेकिन कैसा है, उनको गाड़ी किसी का हमला करते हुए देखा, गाड़ी गिरती हुई दिखी,
तो वो लोग तो भैया की तरफ दौड़े, क्योंकि दूसरा इंसान भी उनको हाथ में चाकू लेके दिखा था, तो वो दौड़, मेरे भतीजे ने अपनी गाड़ी छोड़ दी और दौड़ते हुए गया, तो वो लोग अपनी गाड़ी पे बैठ के तो भाग गए। उस टाइम कितने लोग गए? टोटल 3 लोग थे, एक गाड़ी में रेडी था गाड़ी लेके भागने के लिए, और 2 लोग हाथ में चाकू लेके थे। 2 व्हीलर पे? जी, 2 व्हीलर पे। बातचीत कुछ भी नहीं की उन्होंने? कुछ आपने ऐसा किया इसलिए ये हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं? नहीं, कुछ बातचीत कुछ भी नहीं हुई, क्योंकि ऐसा कुछ वार्निंग देके ये करके ऐसा कुछ ये नहीं लग रहा था कि वो कुछ ये करना था उनको। वो तो आए और अपना काम किया और निकल गए। 21 जून को मर्डर, 10 दिन बाद आरोपियों को गिरफ्तार करना शुरू हुआ और इस ढिलाई को लेकर अमरावती की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगा दिए। विशेषकर उन्होंने पुलिस कमिश्नर आरती सिंह को निशाने पर लिया। नवनीत राणा ने आरोप लगाया कि 12 दिन तक अमरावती पुलिस उमेश कोल्हे मर्डर केस को लेकर गलत बातें बोलती रही, उसे लूट का मामला बताती रही। नवनीत राणा का आरोप है कि उद्धव ठाकरे को आरोप से बचाने के लिए अमरावती की पुलिस कमिश्नर आरती सिंह मामले को भटकाती रही। आपको क्यों लगता है कि ये जयपुर से कनेक्टेड है? नहीं, मुझे नहीं लगता है सर। ये जो हमने इंक्वायरी निकाली और 12 दिन तक, जब ये घटना होने के बाद 12 दिन तक जब कंटिन्यू डिपार्टमेंट को हमने पूछा, तो डिपार्टमेंट यही कह रही है कि चोरी का कहीं ना कहीं इसमें कनेक्शन लगता है। अगर चोरी है, जब हमने उन्हें क्रॉस आंसर क्वेश्चन करने लगे कि अगर ये चोरी है तो चोरी करने वाला 36,000 रुपए जो उनके बेटे के पास थे वो क्यों नहीं लेके गया? चोरी का विषय है तो बाकी चीजें उनके पास जो थी उनमें छानबीन क्यों नहीं की? आए, स्पष्ट तरीके से वो वीडियो में दिखाई देता है, मारा और चले गए। उनके बेटे पीछे था। अगर चोरी की मंशा से कोई आता है तो वो 8 दिन पहले आप पे नजर रखता है, पैसे किसके पास हैं, किससे पैसे लेने और चले जाना है। जब हमने उनके परिजनों से बात की, उनके बेटे से बात की, तब जाके ये पता लगा एक चीज जो खुल के आई। और 12 दिन तक जब हमने एनआईए को जब रिक्वेस्ट की कि केंद्र की एजेंसी को और होम मिनिस्टर जी को, हमारे अमित शाह जी को, कि भाई इस पे इंक्वायरी लगानी चाहिए, क्योंकि राज्य की जो सरकार है यहाँ पर सरकार की यहाँ वहाँ पलट फेर हो रही है, तो यहाँ पर वो ये पूरे विषय को, घटना को दबा रहे हैं। तो ये चीजें दबनी नहीं चाहिए, इसके लिए केंद्र एजेंसी इसकी जांच करनी चाहिए। जब हमने उनसे डिमांड की और जब एजेंसी यहाँ पर आती है, एजेंसी आने के बाद तब जाके सीपी कमिश्नर ऑफ पुलिस बाहर आके बाइट देती है, यस ये सब्जेक्ट नुपुर शर्मा और हिंदू विचार रखने वाले जो व्यक्ति थे उनको ये सब्जेक्ट रिलेटेड है। जब ये खुद डिपार्टमेंट 12 दिन के बाद बता रही है, क्यों 12 दिन लगे उनको ये डिपार्टमेंट को बताने के लिए कि ये वो सेम केस है, वो उसके साथ रिलेट करता है। अगर ऐसी चीजें हैं तो और भी 10 लोग जो हमारे अमरावती में जिनको ऐसी धमकियां आ रहे हैं, तो मैंने उनको वही कहा है, एनआईए से मैंने वही विनती की है कि जिन्होंने मारा है, जो घटना जिन्होंने की है, जो दोषी हैं, उन पे तो कार्रवाई होनी चाहिए, पर जिन्होंने ये घटना को दबाया है, ऐसी कमिश्नर ऑफ पुलिस, उन पे भी उतनी कार्रवाई होनी चाहिए। वो डिमांड मैं कर रही हूँ। अभी जो जांच अधिकारी है जिनसे हमारी बात हुई, उनका कहना है कि हत्या का मामला है, कहीं पर भी एफआईआर में ये नहीं लिखा है कि चोरी के कारण हुआ है। ये जो एक चर्चा उठी है कि चोरी के कारण हत्या, वो सिर्फ एक चर्चा है बोले, क्योंकि हमने एफआईआर में कहीं पर भी लिखा नहीं है कि हम चोरी के कारण ये हुआ है। पहले जो उन्होंने ऑफेंस लिखा और जो 12 दिन में उन्होंने हमसे बात की, वो यही बोला गया है कि ये चोरी का मामला दिखता है, ये कोई सीरियस वैसा कोई ऑफेंस नहीं है। जब हमने केंद्र को डिमांड की, जब केंद्र की एजेंसी यहाँ तक पहुंचती है, तब जाके वो स्पष्टीकरण देते हैं। अगर उन्होंने एफआईआर में ये नहीं लिखा तो एफआईआर में ये क्यों नहीं लिखा कि ये सेम मैटर रिलेटेड करता है जो उदयपुर में जो टेलर के साथ हुआ? ये क्यों नहीं उसमें नोन की कि नुपुर शर्मा की इन्होंने पोस्ट वायरल की करके उनका मर्डर किया गया? ये क्यों नहीं बताया गया? क्यों 12 दिन के बाद उन्हें जाग आई? जब यहाँ पर एनआईए की टीम इन्वेस्टिगेशन करने आती है, तब होम मिनिस्टर जब लेटर इशू करते हैं एनआईए को, जाके वहां पे इन्वेस्टिगेशन करो, तब ये चीजें तब बाहर आती हैं। और जब हम पॉलिटिकल लीडर्स को अंधेरों में उन्होंने 12 दिन रखा, ऐसे और 10 जने हैं जिन्होंने, आज मुझे लगता है पॉलिटिकल एक बड़े व्यक्ति ने, उन्होंने पोस्ट वायरल की कि मुझे माफ कीजिए, मेरे से गलती में नुपुर शर्मा के सपोर्ट में ये पोस्ट मैंने वायरल की है। ये विचारधारा अगर हिंदुओं के मन में आ गई तो हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर पाएंगे। आप क्या दिखाना चाहते हैं, क्या प्रेजेंट करना चाहते हैं? सत्ता के लालच में जो गार्जियन मिनिस्टर थी, उन्होंने ये दिखाया, पहले तो देश में पहला ऐसा राज्य है जहां पर हिंदू विचारधाराओं को लेकर सत्ता पलटी है। सत्ता में से दूसरे लोग दूसरी सरकार बनाई है और उसी पीरियड में ये जब घटना होती है तो उनके आदेश अनुसार डिपार्टमेंट काम करता है। मुझे लगता है डिपार्टमेंट ने संविधान के अनुसार काम करना चाहिए, ना कि पॉलिटिकल प्रेशरों के अनुसार उन्होंने काम करना चाहिए।
उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या के मामले में भी अब लोगों का गुस्सा सड़क पर नजर आ रहा है। आज जयपुर में हिंदू संगठनों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। कई संगठनों ने नारेबाजी कर कन्हैयालाल की हत्या पर विरोध जताया। जयपुर में स्टैच्यू सर्किल पर एक बड़ा आयोजन आज किया गया था। जयपुर के व्यापारी संघ ने इस प्रदर्शन में साथ दिया। जयपुर के बाजार दुकानें बंद रखी गई थीं। यही नहीं, अजमेर में भी आज सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक सभी बाजार बंद। जयपुर के स्टैच्यू सर्किल पर हजारों की संख्या में देख सकते हैं, यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। दूर दूर तक जहाँ तक नजर जा रही है लोग पाठ कर रहे हैं। ये स्थिति है, यहाँ पर देखा जा सकता है। विरोध प्रदर्शन का एक तरीका है कि हनुमान चालीसा का पाठ करके यहाँ पर लोग एकजुटता का प्रदर्शन कर रहे हैं, कन्हैयालाल के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। हजारों की संख्या में पूरे स्टैच्यू सर्किल पर सर्व समाज के लोग आए हैं, जो अपने दुकान बाजार बंद करके यहाँ पर आए हुए हैं और ये सभी के सभी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जहाँ तक नजर जाए लोग ही लोग हैं जो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। दूर दूर तक जहां तक नजर जाती है लोग दीवारों पर बैठे हुए हैं। ये गुस्सा है कन्हैयालाल हत्याकांड के खिलाफ, जिसकी वजह से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। ज्यादातर लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। इसके अलावा भी व्यापार संघ के हैं, विभिन्न सामाजिक संगठनों के हैं, जातिगत संगठनों के हैं। सभी लोगों ने एक सर्व समाज के बैनर तले इस तरह से हनुमान चालीसा का पाठ किया है और इस पूरे प्रदर्शन में मांग की जा रही है कि कन्हैयालाल के हत्यारों को फांसी दी जाए। जिस तरह से स्लीपर सेल बना हुआ है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करे राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। आज हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का समापन हुआ। इस बैठक में सबसे ज्यादा चर्चा भाग्यनगर की हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में हैदराबाद को भाग्यनगर कहा और तभी से तेलंगाना की राजनीति में एक नई ऊर्जा आ गई। बीजेपी ने वादा किया कि अगले साल तेलंगाना के विधानसभा चुनावों में बीजेपी की सरकार आई तो हम हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर कर देंगे। अब देखना यह है कि तेलंगाना की राजनीति में बीजेपी का भाग्य चमकता है या नहीं, लेकिन बीजेपी की तरफ से इसकी शुरुआत हो चुकी है। ये टीआरएस के गढ़ में बीजेपी के मिशन तेलंगाना का शंखनाद। ये टारगेट 2024 के लिए केसीआर पर सीधा निशाना है। ये भाग्यनगर में भगवा लहराने के लिए बीजेपी का मंथन है। कष्टों से बचाओ, रोग हरो मां, शोक हरो मां, कष्टों से बचाओ। जैसे ही हैदराबाद में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पूरी हुई, वैसे ही केसीआर की चिंताएं शुरू हुई। बीजेपी की इस बैठक में केसीआर को घेरने और तेलंगाना को जीतने की शपथ ली गई। आज मैं भाग्यनगर हैदराबाद में खड़ा हूं। पूरा देश जानता है सरदार पटेल न होते तो आज हैदराबाद भारत का हिस्सा न होता। सवाल ये है कि बीजेपी ने जानबूझकर तेलंगाना को बैठक के लिए क्यों चुना। सबसे पहले ये समझें, बीजेपी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में केसीआर सरकार को हराने का लक्ष्य लेकर चल रही है। तेलंगाना टीआरएस का गढ़ है और बीजेपी इस गढ़ को चुनावी मैदान में जीतना चाहती है। अगर बीजेपी अगले साल तेलंगाना में ज्यादा सीटें जीतती है तो 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को बड़ा फायदा मिल सकता है। 2024 लोकसभा को देखते हुए बीजेपी को लगता है कि हिंदी बेल्ट में वो पहले से ही टॉप पर है और उससे ऊपर तो बढ़ नहीं सकती। ऐसे में बीजेपी को सीटें कम होने का खतरा है, इसीलिए ऐसे राज्यों को चुना है जहां बीजेपी को आगे बढ़ने की संभावना है और इस लिस्ट में एक नाम तेलंगाना भी है। आज भाग्यनगर में जिस तरीके से अपार जनसमूह आज अपने प्रिय नेता
भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आतुर है। यह मुझे इस बात के लिए आश्वस्त करता है कि आने वाले समय में तेलंगाना से केसीआर का जाना तय है। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अंतिम बैठक उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव से ठीक पहले नवंबर 2021 में नई दिल्ली में हुई थी, जहां भाजपा ने 2022 की शुरुआत में प्रचंड जीत दर्ज की। तेलंगाना को लेकर बीजेपी ने अपनी रणनीति बदल ली। एक तरफ हैदराबाद को भाग्यनगर से हिंदुत्व के मुद्दे को हवा दी, तो दूसरी तरफ जेपी ने उन जातियों के बीच भी अपनी बैठ मजबूत करनी शुरू कर दी है जो अभी तक टीआरएस का वोट बैंक मानी जाती है। इसके अलावा बीजेपी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर के खिलाफ आक्रामक तेवर की मात्रा भी बढ़ा दी। इन सारी वजहों से बीजेपी को तेलंगाना में पिछले कुछ वर्षों में बढ़त भी मिली। 2014 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने तेलंगाना में तेलुगु देशम पार्टी के साथ गठबंधन किया और 8 सीटों पर चुनाव लड़ा। बीजेपी को इन 8 सीटों में से महज 1 पर जीत मिली, लेकिन 2019 के चुनावों में टीडीपी का सफाया हो गया और बीजेपी ने 4 लोकसभा सीटों को जीतकर सबको हैरान कर दिया। इसके अलावा टीआरएस 9 पर आ गई, कांग्रेस 3 पर जीती। बीजेपी का वोट शेयर 2014 में 10.5% से बढ़कर 2019 में 19.5% हो गई। ये बहुत बड़ा बदलाव नहीं था, लेकिन सबसे हैरानी की बात ये रही कि निजामाबाद में केसीआर की बेटी कविता बीजेपी के अरविंद धर्मपुरी से हार गई। अरविंद टीआरएस के पूर्व नेता डी श्रीनिवास के बेटे हैं। इस हार ने बीजेपी को एक सियासी किक दे दी। यही वजह है कि बीजेपी की राजनीतिक लड़ाई को टीआरएस व्यक्तिगत लड़ाई तक ले आया। इसीलिए पीएम मोदी के हैदराबाद आने पर मुख्यमंत्री केसीआर उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट नहीं गए। केसीआर जी ने व्यक्ति का अपमान नहीं किया, संस्था का अपमान किया है। तेलंगाना के जरिए बीजेपी दक्षिण भारत में अपने सियासी वजूद को और मजबूत करना चाहती है। फिलहाल दक्षिण भारत के सिर्फ एक राज्य कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में पार्टी कमजोर है। ऐसे में तेलंगाना के रास्ते बीजेपी दक्षिण में अपनी पैठ बढ़ाने की भी कोशिश में है। इसीलिए तेलंगाना की ये लड़ाई केसीआर के लिए नई मुसीबत लाने वाली साबित हो सकती है। हैदराबाद से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इस बैठक के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में एक जनसभा को भी संबोधित किया। इन जनसभा में आई भीड़ तेलंगाना की राजनीति में आज चर्चा का विषय बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के लोगों से क्या कहा, ये हम आपको सुनवाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि हम तेलंगाना के लोगों का भाग्य बदलने आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगला मुख्यमंत्री हमारा। तेलंगाना का विकास, चौतरफा विकास भारतीय जनता पार्टी की पहली प्राथमिकताओं में से एक है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चलते हुए हम तेलंगाना के विकास पर निरंतर प्रयास कर रहे हैं। साथियों, हमारी सरकार ने महिलाओं, बहनों, बेटियों की गरिमा, उनके स्वास्थ्य, उनका जीवन आसान बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। स्वच्छ भारत अभियान से तेलंगाना की लाखों गरीब माताओं, बहनों, बेटियों को सम्मान का जीवन मिला है। उज्ज्वला योजना से मिले मुफ्त गैस कनेक्शन से तेलंगाना की लाखों गरीब बहनों को धुएं से मुक्ति मिली है। हैदराबाद देश की आत्मनिर्भरता का, देश के आत्मविश्वास का प्रमुख सेंटर है। तेलंगाना के दूसरे शहरों और गांवों में भी असीम सामर्थ्य है। यहां के खेतों में, यहां के किसानों के पास देश और दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है। यहां प्रकृति ने भी
कोई कमी नहीं रखी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब तेलंगाना में भाजपा की डबल इंजन सरकार बनेगी तो तेलंगाना के शहर, तेलंगाना के हर गांव विकास के लिए यहां और तेजी से काम होगा। और आइए अब आपको हैदराबाद से हम सीधे लिया चलते हैं पटना, जहां आज अवैध निर्माण पर सिस्टम को बुलडोजर चलाना पड़ा। इस कार्रवाई में पटना में जबरदस्त तनाव हुआ। पटना की 2 कॉलोनी में बने 70 अवैध घरों को तोड़ने जैसे ही प्रशासन का बुलडोजर चला, वैसे ही लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। घटना के बावजूद प्रशासन ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि बुलडोजर रुकने वाला बिल्कुल नहीं। ये पटना में नेपाली नगर और राजीव नगर की तस्वीरें हैं। यहाँ जब प्रशासन का बुलडोजर आया तो पब्लिक ने हाथ में पत्थर उठाया और फिर शुरू हुआ वो टकराव जिसकी तैयारी न पुलिस ने की थी न ही सिस्टम ने। कुछ देर में ऐसी पत्थरबाजी हुई कि पुलिस के जवानों से लेकर अधिकारी तक कई लोग घायल हुए। पटना के नेपाली नगर इलाके में आज सुबह से ही प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है और इस इलाके में बताया जा रहा है कि 70 ऐसे मकान हैं जो कथित रूप से अवैध तरीके से जो है उन्हें बनाया गया है आवास बोर्ड की ज़मीन पर, उसको यहाँ पर अब गिराने का काम चल रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरें कैसे आज सुबह से ही यहाँ पर तकरीबन 14 बुलडोज़र जो हैं वो घरघराते हुए पहुँचे सुबह तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे, और भारी संख्या में पुलिस बल और फोर्स की तैनाती के साथ प्रशासन के लोग पहुँचे और एक एक करके आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर लगातार जो अवैध निर्माण है उनको यहाँ पर बुलडोज़र से जो है वो गिराया जा रहा है। आप ये सामने देख सकते हैं एक निर्माणाधीन मकान आपको नज़र आ रहा होगा और यहाँ पर लगातार 2 बुलडोज़र के ज़रिए इस पूरे मकान को जो है यहाँ पर गिराया जा रहा है। पटना के नेपाली नगर और राजीव नगर की 20 एकड़ जमीन पर आज सिस्टम का बुलडोजर 70 अवैध मकानों को तोड़ने निकला। हालांकि नोटिस 1 महीने पहले दिया जा चुका था, लेकिन इसके बावजूद ज्यादातर लोगों ने मकान खाली नहीं किए। इस दौरान अधिकारियों से लेकर सरकार के नुमाइंदों तक से बात की गई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। लेकिन आज जब अवैध मकानों पर बुलडोजर चलने का टाइम आया तो पब्लिक ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। दोनों को चोट आई है और सिटी एसपी सेंट्रल हैं, उनको जो है वो कांच लग गया है फेस पर और हाथ में, तो हल्की चोट उनको भी आई है, लेकिन कोई गंभीर नहीं है, खतरे से बाहर हैं सभी लोग और स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। चारों तरफ हम लोगों ने घूम के देख लिया है और अपने कब्जे में ले लिया है। पटना में अवैध मकानों पर चले बुलडोजर को लेकर इलाके के लोगों के अपने तर्क हैं। लोगों का कहना है कि अगर उनके मकान अवैध हैं तो नगर निगम इतने सालों से टैक्स क्यों लिए जा रहा था। दूसरी तरफ प्रशासन का तर्क है कि ये सभी 70 घर हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर अवैध तरीके से बनाए गए हैं, जिन्हें नोटिस देकर खाली करने के लिए कहा गया था, लेकिन आज हुई कार्रवाई ने बहुत लोगों को बेघर कर दिया। ये देखिए किस तरीके से ये बुलडोजर देख सकते हैं, यहाँ पर लगातार जो है वो यहाँ पर निर्माण जो किया गया है लेकिन हम लोग के पास सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी इस वक्त हम लोग अपने बच्चों और महिलाओं को लेकर कहाँ पे जाएं। देख सकते हैं परिवार की महिलाएं और बच्चे जो हैं वो परेशान है कि किस तरीके से कहाँ जाएंगे। अभी आप लोग हम लोग को पता नहीं कहाँ जाएंगे, हम लोग खुद पता नहीं कि कहाँ जाएंगे। एक झोपड़ी भी गवर्नमेंट अगर कहीं किसी को स्थानांतरित करती है तो वैकल्पिक व्यवस्थाएं रखती है। एक झोपड़ी के लिए भी ये इतने सालों से यहाँ पे हम लोग अस्थायी रूप से रह रहे हैं। हम लोगों ने किसानों को पैसे दे के सही तरीके से जमीन की रजिस्ट्री करवाई है, उसके बावजूद बोला जा रहा है बार बार कि अतिक्रमण। अगर अतिक्रमण है तो ये एक दिन में मकान नहीं बना हुआ है, ये 20 सालों में बना हुआ है। 20 साल तक कहाँ थी सरकारें। लोगों की दलील है कि अपने मकान को तैयार करने में उन्होंने जीवन भर की पूंजी लगा दी और सिस्टम ने एक झटके में मकानों को तोड़ दिया। लोगों के ये सवाल भी हैं कि प्रशासन ने इन्हीं मकानों के आधार पर बिजली और पानी के कनेक्शन दिए थे, लेकिन अब प्रशासन को अवैध निर्माण की याद आई तो सिर्फ 1 महीने के नोटिस पर मकानों को तोड़ दिया। पटना में हुए हंगामे की तस्वीरों ने पूरे बिहार में हलचल मचा दी, इसलिए सियासी पार्टियों के नेता मौके पर पहुंचकर लोगों को दिलासा देते नजर आए। इस नेपाली नगर और राजीव नगर जिसमें सिर्फ सरकार की गलतियां हैं, थाने सीओ एडीएम डीसीएलआर और रजिस्ट्रार की गलतियां हैं, सिस्टम की गलतियां हैं, आम आदमी का दोष नहीं है। प्लीज, दोषी आप हैं,
निर्दोष की जिंदगी को तबाह मत करिए। सिस्टम के तेवर को देखकर ऐसा साफ लगता है कि नेपाली नगर और राजीव नगर में बुलडोजर की कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। अब यहां भारी सुरक्षा बल तैनात है और प्रशासन अपने काम में जुटा है। रोहित कुमार सिंह के साथ सुजीत झा, पटना, आज तक। खबरदार में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।